दृष्टिकोण पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। शुरू करते हैं। अभी तक आपको हम बता दें कि हम लोग पूरा घटना चक्र को देख रहे हैं। बीपीएससी के द्वारा पिछले गए सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को अभी तक आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख चुके हैं। उसकी सारी की प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूं। आगे बढ़ता हूं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, लोकसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उसके सदस्य नहीं होते हैं। हालांकि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं जो उसके सदस्य होते हैं, विधानसभा के राज्यों में अध्यक्ष होते हैं जो उसके सदस्य होते हैं, विधान परिषद के भी जो सदस्य होते हैं वहीं उसके अध्यक्ष वहीं से चुनाव होता है और वहाँ के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, परंतु उनका निर्वाचन सदन के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 में का 1 में और अनुच्छेद 64 के अनुसार वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दूसरा नंबर, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हम लोगों ने अभी देखा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। राइट। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो हम लोगों ने देखा राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। ठीक है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 63, 45 और फिर पूछा था 48 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 89 1 और 64 के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति साहब। 3 देख लिए थे, 4 हम लोग देखेंगे अभी। और 4 में क्या है कि राज्यसभा के चेयरमैन, फिर से वही क्वेश्चन, कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति साहब होंगे। कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है? असत्य। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग पढ़े थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये गलत हो गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ये ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना वो राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वैसे ही करते हैं। राइट। जैसे राष्ट्रपति का हम लोग चुनाव करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 में देखेंगे तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है, जिसमें संसद के दोनों सदनों से मिलकर एक निर्वाचन मंडल बनता है और वहाँ के जो सदस्य, इस निर्वाचन मंडल के सदस्य जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा करते हैं, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। तो कौन सा अनुच्छेद याद रखना है आपको? 66 याद रखना है। तो अनुच्छेद 66 के अनुसार निर्वाचन मंडल बनेगा और उस निर्वाचन मंडल में कौन सदस्य शामिल होंगे? संसद के दोनों सदनों के, राइट, सदस्य शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? चूँकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन इसका आंसर बी हो जाएगा क्योंकि ये समसामयिक क्वेश्चन था। तो यहाँ पर व्याख्या दिया गया है तो पढ़ के फ़ायदा भी नहीं है उतना, लेकिन दिखा देते हैं। राज्यसभा में क्या 233, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य थे, लोकसभा के 543 निर्वाचन सदस्य थे। ठीक है, मिलाकर 788। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य शामिल हैं। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? तो क्रमांक 12वां है। ठीक है। श्री मोहम्मद अंसारी क्या
श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक जो है वो 12वां है। वर्तमान में व्यक्ति क्रमानुसार 15वें उपराष्ट्रपति जो है वो सीपी राधा कृष्णन है। कौन है? सीपी राधा कृष्णन 15वें हैं। ठीक है। अब है मंत्रिपरिषद। भारत में या भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। किसका? राज्य सरकार का नहीं ना होगा, केंद्रीय सरकार का ना प्रधानमंत्री मुख्य है। राज्य और केंद्रीय सरकार ये सब पढ़ के लाभ नहीं है। क्या है? केंद्रीय सरकार का। व्याख्या देखता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 का 1 जब हम लोग पढ़ते हैं तो कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। कौन? भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 का 1 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति जो भी अपना कार्य करेंगे इनके सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का एक व्यवहारिक प्रमुख है। वस्तुतः लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता हो सकते हैं, यानी क्या होता है। आमतौर पे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होते हैं? संसद के सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा के सदस्य होते हैं। संसद के सदस्य ये नहीं हो सकता है, गड़बड़ होगा। उन्हें सदस्य तो बनना ही पड़ेगा, या तो वो लोकसभा के होंगे या राज्यसभा के होंगे। लेकिन आमतौर पर कॉमन रूप से देखा गया है कि क्या लोकसभा के सदस्य होते हैं। हालांकि कोई भी बिना दोनों सदनों का सदस्य यानी बिना चुनाव लड़े भी हो सकता है। कैसे? 6 महीना तक यह प्रावधान है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। आमतौर पर ये लोकसभा का सदस्य होता है, क्योंकि लोकसभा जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है। यानी जनता द्वारा चुने हुए, प्रत्यक्ष रूप से जनता जिन सदस्यों का चुनाव करती है वो यहाँ पर शासित होते हैं। तो लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तो मुख्य रूप से वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 देखें और 75 देखिए क्या है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद यानी कि कैबिनेट जो होती है, जिसके मुखिया कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वो किसके लिए? तो राज्यसभा के लिए नहीं, लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। अच्छा, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किसके खिलाफ? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति ना भाई, संसद ना भाई, लोकसभा के प्रति ये क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया कि केंद्रीय सरकार के बारे में कथनों पर विचार करना है। मंत्रालय और विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर, राष्ट्रपति शपथ अवश्य दिलाते हैं पर जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाएं। ठीक है। मंत्रालय तथा विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से फॉर्मली सही है, इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या कहेंगे? दोनों, केवल 2 सही हैं। कौन सा? केवल 2 सही हैं।
क्योंकि ये वाला जो है पहला वाला कि ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बोला, व्याख्या देख लेते हैं कि छोटा करे जिससे पूरा आ जाए। ऐसे करते हैं और अब देखते हैं नहीं हो रहा, ऐसे ही ठीक था। सतहत्तर अपना अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। कौन? राष्ट्रपति। 77 में कहा गया कि अपने कार्य को अधिक सुविधाजनक रूप से करने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। तदनुसार इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार कार्य नियम आवंटन 1961 बनाया गया है। इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम दिया गया भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961, जिससे विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों तथा उनके विषय विधेय उपबंधित है। नए मंत्रालय विभाग का निर्माण पुनर्गठन उक्त नियम में राष्ट्रपति द्वारा संशोधन नियम बनाकर किया जाता है। इन्हीं नियम के अनुसार राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन या पोर्टफोलियो आवंटित करते हैं। अतः कथन 1 गलत है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों के बीच, तो कथन 1 गलत हो गया, कथन 2 सही है। ये स्पष्ट हो गया ना? ये कथन आप लोगों के लिए स्पष्ट होना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि मंत्रालय और विभागों का निर्माण जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। हम लोग देख चुके हैं। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। कैबिनेट सचिव का परामर्श इसमें आवश्यक नहीं। हालांकि व्यवहारिक रूप से हो रहा होगा पर संवैधानिक रूप से ऐसी व्यवस्था नहीं है, जैसे नीचे हम लोग देख चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है किससे? संसद के प्रति। हालांकि इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसमें संसद यहाँ पर एक दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का 3 जो है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अतः निकटतम उत्तर संसद होगा, लोकसभा विकल्प नहीं है, वैसे पहले ही बताया, तो याद रखिएगा। आर्टिकल 75 सामूहिक जिम्मेदारी होती है मंत्री परिषद की लोकसभा के प्रति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन के द्वारा क्वेश्चन पूछकर उनके ऊपर जिम्मेदारी बनाई जाती है। देखिए, भारतीय संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है भारत में। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन सामान्यतः विधायिका के सदस्य से ही होता है और कार्यपालिका मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल 74, 75। 8 देखिए क्या कहता है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% की सीमा निर्धारित की गई। यानी लोकसभा के कुल सदस्यों की जो संख्या है
उसका 15% मंत्री 15% जो है वहाँ तक मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या हो सकती है। तो इसको याद रखना पड़ेगा। 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 किया गया। 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 जो है वो कहता है, जिसमें यह बताया गया कि मंत्री परिषद की जो मंत्रियों की संख्या है वो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% तक होगी। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003। और स्पष्ट देखिए इसमें और है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 संविधान के अनुच्छेद के 75 का खंड 1 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया, 75 में 1 का जोड़कर, कि केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो होनी चाहिए प्रधानमंत्री को लेकर लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितना? 15% प्रधानमंत्री को लेकर। कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन 2003। कौन सा खंड जोड़ा गया? 75 में 1 का जोड़ा गया, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, केंद्र सरकार में सबसे उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो होता है, जो अपना मंत्रिमंडल होता है, उसका सचिव, जिसे कहते हैं कैबिनेट सचिव, वो होता है। भारत का महान्यायवादी एक पद है। गृह सचिव गृह विभाग का सचिव होता है, वित्त सचिव वित्त विभाग का। लेकिन मंत्रिमंडल सचिव में सभी आ जाते हैं, इसीलिए मंत्रिमंडल सचिव जो है वो जिसे कहते हैं कैबिनेट सचिव, ये सबसे उच्चतम अधिकारी होता है भारत का नागरिक सेवा में। अब आते हैं महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये तीनों संवैधानिक पद है। कहा जाता है ना, कौन कौन सी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तीनों का तीनों आप देख रहे हैं, ये तीनों जो है संवैधानिक पद है। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल्स वीडियोस आएंगी, जिसको देखना मत भूलिएगा आप। दिल और जहन तक सारी बातें आपकी छप जाएगी। चलिए, क्वेश्चन दिया कि भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अहर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त कहीं और सुनवाई नहीं कर सकता, भाग नहीं ले सकता, ये कह रहा है। राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। ठीक है, संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार। अब क्वेश्चन ये ऐसा पूछ लिया कि भारत का महान्यायवादी, क्या बताना है? राष्ट्रपति को विधिक मामले में परामर्श देता है, तो हाँ जी, परामर्श देता है तो सही है। सदन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, हालांकि सदन की प्रक्रिया में भाग तो नहीं लेता है, कभी कभार उपस्थित रहता है, लेकिन ठीक है। सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार। अब आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देखिए, स्पष्ट हो जाएगी अभी आपको। क्या कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। एक चीज़ पता करिए कि भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपने देश का क्या होता है? विधिक, यानी कि न्यायिक रूप से कहें कि लीगल रूप से जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का मुख्य विधिक सलाहकार होता है। भारत सरकार का एडवाइजरी, लीगल एडवाइजरी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का 3 देखिएगा, जब महान्यायवादी को कहा गया कि अपने कर्तव्य के पालन में
भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, केवल सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सभी न्यायालय में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76(3) कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होंगे वो भारत के सभी न्यायालय में अपने राज्य क्षेत्र में अपने सभी विषय पर सुनवाई के लिए अधिकार प्राप्त है। और अनुच्छेद 88 के अनुसार प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा, प्रत्येक मंत्री, चाहे सदन के किसी भी सदन का सदस्य क्यों ना हो भाई मंत्री, इसलिए कहा गया प्रत्येक मंत्री, और भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को यह अधिकार होगा कि संसद के किसी भी सदन में, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक में, संसद के किसी भी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले और उसकी कार्यवाही में नेता भाग ले, किंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ स्पष्ट हो गई 2-3 चीज भारत के महान्यायवादी के बारे में, कि भारत के महान्यायवादी सर्वोच्च विधि का अधिकारी है। ठीक है, आर्टिकल 76 के तहत वो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। अनुच्छेद 88 के अनुसार वो भारत के किसी भी सदन में, सदन की किसी संयुक्त बैठक में और किसी समिति में जिसमें उसका नाम किसी कार्य के लिए दिया गया हो, बोले और कार्यवाही में भाग लेने के लिए उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वोट यानी मत देने का अधिकार नहीं होगा। महान्यायवादी जो है वे पूर्णकालिक सरकारी सेवक नहीं माने जाते हैं। पूर्णकालिक सरकारी सेवक, उनकी भी अपॉइंटमेंट होता है एक अवधि के लिए, वह अनुमति के अधीन निजी रूप से अधिवक्ता वृत्ति भी कर सकते हैं, यानी कि पूर्णकालिक नहीं होते हैं। हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट संबंधित विधान देखेंगे, जो भारत की सरकार ही उन्हें इनका अपॉइंटमेंट करती है। समय समय पर क्या होता है कि उनकी अवधि को बढ़ा दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है, इसलिए ऐसा प्रावधान तो नहीं है, लेकिन एक्सटेंड कर दिया जाता है। ठीक है, भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? अभी हम लोग इतना चर्चा किए हैं, कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कि भारत को आर्टिकल 76 है, और आर्टिकल 76 जब प्राप्त है तो आर्टिकल 76 कहता है कि भारत की जो सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्त करते हैं। उच्चतम न्यायालय अटॉर्नी जनरल महान्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि कैबिनेट का इसमें जो है आदेश प्रबल होता है, अपने मन से कुछ नहीं, उनके आदेश से को ही मानना पड़ता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को किसे, अब कह रहा है कि किसे अटॉर्नी जनरल बनाया गया है, वही योग्यता उनमें होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है। किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी, ये भी एक और चीज़ जान लीजिए, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी भारत सरकार का जिसे कहा जाता है वो कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी प्रकार राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। यानी राष्ट्रपति साहब यानी कि कैबिनेट यानी सरकार जब तक चाहे उन्हें रखती है और जब चाहे हटा भी सकती है, सभी का प्रावधान है, हम लोग पढ़ेंगे। भारत का महान्यायवादी निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अभी पढ़े आर्टिकल 76 क्या है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? अधिकारी की बात किया गया है, तो अधिकारी तो यह है नहीं, अटॉर्नी जनरल अधिकारी है, कैग भी अधिकारी है, चुनाव आयुक्त भी अधिकारी है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को यह अधिकार है। आर्टिकल 88 आपने देखा, 78 देखा, उसका इस्तेमाल करके वो भारत में क्या किसी भी संसद में जहां उनका नाम हो उपस्थित हो सकते हैं। क्या है भाई? एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्रवाई में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भाग ले सकते हैं। इस दौरान वो सदन का हिस्सा होते हैं। इस संदर्भ में वो सदन में अपनी बात रखेंगे। दोनों सदनों किसी सदन की जो कार्यवाही में भाग ले लेंगे, लेकिन वो लेकिन भाग लेने की बात हो तो वहाँ उत्तर महान्यायवादी ही होगा, क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि
उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में होती है। साथ ही छोड़िए, बकवास कर रहा है। उपराष्ट्रपति केवल भागीदारी राज्यसभा में ही होती है। अब तो पहले ही हम लोग बताएं कि ये ऑफिसर की बात हो रही है। ऑफिसर राष्ट्रपति साहब, उपराष्ट्रपति साहब ऑफिसर थोड़ी ना है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में। अब देखिए, अजीब क्वेश्चन है। ये तो सदस्य है नहीं, उपराष्ट्रपति सदस्य है नहीं है, ये सारे ऑफिसर हैं। मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है? ऑफिसर है। तो ये जो आंसर हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश तो होगा ही नहीं। मुख्य न्यायाधीश कभी भाग नहीं लेते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और महान्यायवादी ये लोग भाग ले सकते हैं उनको, ठीक है। अब क्वेश्चन है वरीयता से। वरीयता मतलब होता है रैंकिंग से, अनुक्रम से, किसके बाद किसका पद सर्वोच्च, किसके बाद किसका पद सर्वोच्च। ये इस अनुक्रम से भी एक क्वेश्चन आता है, तो उससे ये क्वेश्चन है। देखिए, भारत की जो वरीयता का क्रम है, कौन पहले आता है, कौन पहले आता है? यूपीएससी का चेयरमैन अध्यक्ष आएगा क्या? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, वो आएंगे क्या? इलेक्शन कमिश्नर। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो नियंत्रक और महालेखा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो आएंगे क्या? तो उपयुक्त में से कौन एक से अधिक हो जा रहा है, कौन पहले आएगा? तो वरीयता क्रम में भी एक से अधिक लोग आते हैं। तो इसका आंसर अभी आपके सामने रख रहा हूँ। टेबल जो प्रेसिडेंसीज, केंद्र और राज्य सरकार में भिन्न भिन्न पदाधिकारियों के रैंक और ऑर्डर से संबंधित होता है। ये वरीयता का अनुक्रम जो है, ठीक है, जो वरीयता का अनुक्रम जो है, ये क्या होता है? केंद्र और राज्य सरकार में भिन्न भिन्न पदाधिकारियों को रैंक और ऑर्डर से संबंधित होता है। एक नोटिफिकेशन जो है 26 जुलाई 1979 है, को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, कमिश्नर जो होते हैं, तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को वरीयता क्रम में एक समान क रखा गया है। क्या रखा गया? 9क में रखा गया है। किसमें? 9क में रखा गया, एक समान पद में रखा गया। मतलब तीनों यूपीएससी, सीईसी और सीएजी, इन तीनों के जो अध्यक्ष हैं, ये कर्म या मेन मुख्य जो हैं, उनको एक समान कर्म में रखा गया है और वो 9A में मिलेगा। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें और उससे बाहर 17वें कर्म में रखा गया है। इसलिए एक से अधिक इसका आंसर बन रहा था, ठीक है। अब ये देखिए, इंटरेस्टिंग आ गया। अब बताइए, क्रम निम्नलिखित शब्द को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाना है। पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा अध्यक्ष, चौथा प्रधानमंत्री और पांचवा क्या होता है? सांसद, राइट। तो बताइए कौन सा वरीयता क्रम सबसे अधिक उपयुक्त लग रहा है? तो सबसे पहले क्रम में बड़े कौन होंगे यहाँ पर? राष्ट्रपति साहब एक नंबर पे हैं। राष्ट्रपति के बाद जो होता है वो उपराष्ट्रपति साहब, उपराष्ट्रपति के बाद जो आते हैं प्रधानमंत्री साहब, और प्रधानमंत्री के बाद अध्यक्ष आएंगे ना, हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष, फिर सांसद। इस तरह से कौन सा आंसर बन रहा है देखते हैं। पहले 2, फिर 1, 3, 4, यानी कि सी बन रहा है, ठीक है। तो पहले राष्ट्रपति साहब,
उपराष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, प्रेसिडेंट किसके, लोकसभा के प्रेसिडेंट, सांसद। देखते हैं व्याख्या क्या है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान के अंतर्गत अधिकारियों के वरीयता क्रम के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च पद प्राप्त है, उनके बाद उपराष्ट्रपति को, फिर प्रधानमंत्री को, फिर लोकसभा के अध्यक्ष को तथा फिर सांसदों का क्रम आता है। ठीक है, मंत्रियों का। संसद से फिर क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से क्वेश्चन संसद से बनते हैं। 2 मिनट। तो संसद में लोकसभा, पहला क्वेश्चन कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होना चाहिए। वैसे ही आईएएस, आईपीएस और पीसीएस जैसे एग्जामों को देने के लिए भी आपकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। आइए, अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा जो होती है 25 वर्ष और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष। राइट। चलिए शुरू करते हैं फिर से। लोकसभा, संसद से जुड़े प्रश्न को देखेंगे। लोकसभा, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। राइट। और फिर ये 21 वर्ष किसकी है, तो 21 वर्ष हम जानते हैं आईएएस, आईपीएस और फिर पीसीएस जैसे एग्जामों को देने के लिए मिनिमम 18 वर्ष, बोर्ड देने के लिए 21 वर्ष, शादी के लिए भी किसकी शादी के लिए, लड़कों के लिए, महिलाओं के लिए 18, लेकिन इसे भी 21 करने की बात की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा में 30 वर्ष। उतना आपको बोलना नहीं है। लोकसभा में अगर आपको चुनाव में भाग लेना है तो आपका उम्र कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में भाग लेना है तो आपका उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। ये कौन कहता है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 84 का ख यानी कि बी कहता है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस प्रकार का आयु, वही आयु क्या होना चाहिए, तो कम से कम 25 होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य और राष्ट्रपति बनने के लिए, लोकसभा बनने के लिए क्या होगी आपकी आयु, देखिए कहाँ जाना चाहिए, 25 तो 25 पर होना चाहिए। और राज्यसभा में आपका 30 होना चाहिए और राष्ट्रपति के लिए 35 होना चाहिए। पहला आंसर फिट बैठ रहा है। ठीक है, कोई फिर से बोल दूँ, लोकसभा के लिए 25 होना चाहिए, राज्यसभा के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो 35 होना चाहिए। बोलेंगे खाली उम्र से क्या होगा, कोई बनाएगा तब तो। संविधान का अनुच्छेद 58 का 1 का क में कहा गया, ख में कहा गया यानी बी में, 58(1)(b) में कहा गया राष्ट्रपति के लिए आपकी उम्र न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। 84 में कहा गया है क्या, लोकसभा में और राज्यसभा के सदस्य के लिए, लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। कन्फर्म हो गया, कोई डाउट नहीं है ना। 58(1) में क्या है, राष्ट्रपति के लिए उम्र 35 वर्ष। 84(b) में क्या है कि लोकसभा के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष। चौथा क्वेश्चन फिर से वही पूछा, बार बार यही पूछ रहा बीपीएससी, फिर यही पूछेगा क्या, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। तो संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है, 1 से अधिक हो जाता है कि संसद में दोनों सदन आ जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 30।
लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक अद्ययावत रहेगा? हालांकि कहा तो गया था कि यह निर्धारण जो है फिर एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, लेकिन किया ही नहीं गया। हालांकि अभी परिसीमन की बात उठी है, देखिए कहाँ तक जाती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर 2026 तक होगा। हालांकि इसको बढ़ाया गया, बारी बारी से बढ़ाया जाता रहा है, इसीलिए 2026 इसमें है। 2011 था, फिर कभी 21, फिर 26, फिर 31। अब होने की बात नहीं है, क्योंकि परिसीमन आयोग अपना रिपोर्ट लगभग दिया है। देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो क्वेश्चन के अनुसार 2026 तक। संविधान का 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 कौन? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) के प्रंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का निर्धारण 2026 तक संशोधित किया गया। क्या 2000 के स्थान पर कब कर दिया गया? पहले कितना था कि लोकसभा में जो सीटों का जो है बंटवारा या आवंटन 2000 तक था, ठीक है। लेकिन एक संशोधन लिखा जाता है जिसका नाम है 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, जिसके अनुसार संशोधन करके 2026 तक इसे क्या किया गया? संशोधित किया गया। लोकसभा के स्थान के निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार होगी। तब लोकसभा में स्थान निर्धारण के लिए 2071 की जनगणना क्या होगी? आधार होगी। देखिए 26 में हम निर्धारण करेंगे और जनगणना का आधार बनाएंगे 71। कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। हालांकि इस बार जो कमेटी बनी है वो देखेंगे किस पर परिसीमन, किस जनगणना को आधार बनाकर किया है, देखते हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया? अभी हम लोग देखें 2026 तक रोक दिया गया 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित, अभी हम लोग देख रहे थे 1971 की जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर, राइट। 8 नंबर, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ये प्रावधान अब समाप्त कर दिए गए हैं। देखिए प्रश्नकाल के अनुसार 231 के अनुसार लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार थी। राष्ट्रपति जो है 2 सदस्य को नामित कर सकते थे, लेकिन 2019 में संशोधन होता है 104वां संविधान संशोधन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया, परंतु आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य के मनोनयन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। याद रहेगा, एक बार और बताऊं। पहले प्रावधान था 331 के तहत राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकते थे, पर अभी नहीं। क्यों भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 104वां 2019 में, जिसके तहत अनुच्छेद 334 में बदलाव किया गया और कहा गया कि लोकसभा में और राज्य के विधानसभाओं में ST, SC, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य के लिए आरक्षण की अवधि 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष तक कर दिया गया, लेकिन आंग्ल भारतीयों को मनोनयन से संबंधित व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इफेक्टिव नहीं रहा। अब ये आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में
आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? 104वां संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया। बहुत बढ़िया। 2019 में राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं, अब तो नहीं किए जाते हैं बच्चा, पहले किए जाते थे 331 में। वे उनकी आबादी के अनुसार मनोनीत होते हैं। कट गया, राष्ट्रपति एक आंग्ल भारतीय अब हट किया जाता है, कट गया भाई। क्वेश्चन 10, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन, फिर से वही, समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों का समाप्त कर दिया गया? फिर से बोल रहा हूँ, 114। ये फिर पूछेगा, 71 में पूछेगा, 72 में पूछेगा, 72 में ही पूछेगा। कौन याद रखना? 144 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का 2019। लोकसभा में उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति की सलाह पर। बहुत फास्ट पढ़ दिया मैंने, तो इसको मैं थोड़ा सा आस्ते पढ़ के आपको बताता हूँ। लोकसभा में मतलब क्वेश्चन पहले आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है कि लोकसभा को, यानी लोकसभा के कार्यकाल को उसके समय समाप्त होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कौन, किसके द्वारा, कौन कर सकता है भाई? तो ऐसे जो है लोकसभा का कार्यकाल समाप्त करना की बात आ गई ना, तो लोकसभा का कार्यकाल जो है स्टार्ट भी राष्ट्रपति साहब, भंग भी कौन? राष्ट्रपति साहब। सत्र समाप्त करने की बात है तो अध्यक्ष, लेकिन कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति साहब करेंगे। लेकिन अपने मन से नहीं, वही तो बात हो जाती है, मंत्रिपरिषद की सलाह से वो करेंगे। किससे? कैबिनेट की सलाह से करेंगे, जिसके मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। अब देखिए, संविधान का अपना अनुच्छेद 85 का 2 का बी, 85 2 बी का, फिर से बोल रहा हूँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 2 बी यानी ख, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, ये बता रहा है। कौन कौन बता रहा है? फिर से बोल रहा हूँ, कौन बता रहा है भाई? लोकसभा के कार्यकाल सब पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। भारत का संविधान है, वहाँ एक आर्टिकल है 85 का 2 में क्या दिखेगा? ख यानी कि बी क्या? प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है, मंत्रिपरिषद कौन? मंत्रिपरिषद में अगर लोकसभा में बहुमत ही नहीं तो काहे की मंत्रिपरिषद? तो ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय पूर्व भंग करने के बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बनाने की संभावना में स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। यही एक मस्त है जो राष्ट्रपति साहब को प्राप्त है, शक्ति, पावर जिसे कहते हैं। बाकी तो देख सकते हैं सभी में क्या, मंत्रिपरिषद की संस्तुति आवश्यक है, मंत्रिपरिषद का निर्देश, ऑर्डर आवश्यक है, संस्तुति, सलाह आवश्यक है। लेकिन ऐसा मंत्रिपरिषद जो लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया है, उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति साहब। फिर पावर आ जाता है राष्ट्रपति के पास। वाह, अब हम पावरफुल बने हैं। कैसा महसूस होता होगा राष्ट्रपति के पास, सोचिए। उस समय जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपने बहुमत को ही खो दे तो मोस्ट पावरफुल बन जाते हैं, वास्तविक शक्ति प्राप्त हो जाती है उस समय उनको। आगे चलते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। अभी हम लोग पढ़े, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। स्वविवेक से कैसे करेंगे? स्वविवेक से उस समय कर सकते हैं जब उस समय जब कोई सरकार नहीं है, तब कोई सरकार फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है और बहुमत प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो हम लोग जानते हैं लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, 3 सत्र होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र के बारे में बताया गया है। संसद के सत्र सत्रवन और विघटन का प्रावधान है। सत्रवासन और विघटन पूरा सत्र समाप्त, सत्रवासन मतलब कुछ समय के लिए सत्र को। ठीक है, राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है। किसको? राष्ट्रपति को। 85 याद रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 संसद के सत्र
को सत्रवासन यानी सत्र को बुलाना, विघटन सत्र को समाप्त करने का प्रावधान है। किसके पास? राष्ट्रपति जो है संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र को बुलाने की शक्ति दी गई है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 महीने से अंतर ना हो, यानी कम से कम 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए दो सत्रों के बीच। ठीक है, दूसरे शब्दों में एक वर्ष में संसद का कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने चाहिए। ऐसे भारत में लोकसभा में एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं। ये 3 सत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 3 सत्र हो जाता है। पहला सत्र जो होता है कौन सा? बजट का सत्र, जिसे कहते हैं फरवरी और मई के आसपास चलता है ये। मानसून सत्र जो जुलाई से स्टार्ट होकर अगस्त और सितंबर तक जो अभी चल रहा है वही सत्र मानसून सत्र है। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलते हैं। तो 3 सत्र का समय पता चल गया। लगभग 6 महीने का क्या डिफरेंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय संविधान में लगभग 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला सत्र कौन सा? बजट सत्र। दूसरा कौन सा? बजट सत्र। और बजट सत्र दूसरा कौन? मानसून। तीसरा शीतकालीन। बजट सत्र का फरवरी से मई तक, फरवरी मार्च अप्रैल मई लगभग 4 महीने। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर लगभग 3 महीने। शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर लगभग 2 महीने। राइट, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने का प्रावधान है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं 3 सत्र। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकांश अंतराल कितना होना चाहिए? तो लगभग 6 महीने का होना चाहिए। हम लोग अभी देख चुके हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो जहां पर जिसकी सीटें अधिक होगी वही भेजेगा। हम जानते हैं यूपी में सबसे अधिक सीट होती है, तो यूपी से सबसे अधिक जाते 80 सीट होती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है, क्योंकि लोकसभा में उत्तर प्रदेश के 80 सीट होते हैं। राज्य की लोकसभा में सदस्य इसकी संख्या इस प्रकार है। बिहार में कितनी सीटें हैं? बिहार में कितनी सीटें हैं बच्चा? 40 सीटें हैं। कितनी? 40 सीटें। मध्य प्रदेश में 29 सीट, पश्चिम बंगाल में 42 सीट और उत्तर प्रदेश में 80 सीट। तो ऐसे याद रखना, बिहार 40, बंगाल 42, बिहार 40, बंगाल 42, उत्तर प्रदेश 80। ये तो पहला याद ही रखना होगा। मध्य प्रदेश में 29 सीट। तो सीट से भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है? पूछा, दूसरे और तीसरे दर्जे पर है। सबसे अधिक दर्जा 80 सीट के साथ कौन? उत्तर प्रदेश। 42 सीट के साथ बिहार, और फिर महाराष्ट्र का स्थान आता है दूसरे और तीसरे दर्जे का। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं यहाँ पर देख लेती है। महाराष्ट्र में सीटें की संख्या जो है, प्रश्नकाल के समय 3 राज्य नहीं थे। 1900 सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया, 1994 का हो गया। अभी वर्तमान स्थिति, क्वेश्चन को भूल जाइए, अभी वर्तमान स्थिति को देख लीजिए, उस क्वेश्चन को ही भूल जाना है आपको। लोकसभा में वर्तमान स्थिति जो सबसे पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश में 80 सीट। दूसरे नंबर पर अभी आता है महाराष्ट्र, जिसका सीट है 48। तीसरे नंबर पर बंगाल आता है 42 सीट। कितना? 42 सीट। ठीक है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें आती हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें आती है, और बिहार में कितनी सीटें आती है? 40 सीट आती है। ये क्रम याद रखना होगा। ठीक है। पहला सबसे अधिक किसका आता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट? 80 सीट, याद रहेगा। दूसरी सीट किसकी आती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना आता है बच्चा? 48 सीट, याद रहेगा। तीसरा किसका आता है? बंगाल का। बंगाल में कितना? 42 सीट, याद रहेगा। फिर किसका आता है? तो बिहार का। बिहार में कितना? 40 सीट, याद रहेगा। बिहार के बाद किसका? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितना? 39 सीट। ठीक है। इस तरह से क्रम कितने को याद हो गया आपका? 1 2 3 4 5 का क्रम तो याद हो गया आपको बहुत आसान तरीके से। कैसे? उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 80 सीट, महाराष्ट्र में 48 सीट, पश्चिम बंगाल में 42 सीट, बिहार में कितनी सीट? 40 सीट, तमिलनाडु में 39 सीट। अब आते हैं मध्य प्रदेश 29 सीट।
लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो वैध मत का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैध मत का अगर कोई प्रत्याशी कहे कि चुनाव में भाग लेता है तो उसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का नॉमिनेशन करने के बाद जाता है तो डीएम के पास, हालांकि डीएम नहीं रखता है, उनकी प्रक्रिया है सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने की, जो फंड सरकारी उसमें जाता है। तो कहा गया है कि जब वो चुनाव में भाग ले ही रहे हो तुम एक क्राइटेरिया दिया गया है, तुम इतना वैध मतों का तुम अगर वोट नहीं प्राप्त करोगे तुम्हारा ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हम नहीं देंगे वापस। तो वो क्या है, 1/6 है, 1/6 भाग कुल वैलिड मतों का अगर नहीं प्राप्त करते हो तो तुम्हारा पैसा वापस नहीं होगा, जमानत जब्त हो जाता है। कहा जाता है ना, जमानत जब्त हो जाना, जमानत खो देता है, इसी को कहते हैं। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैलिड मतों का 1/6 भाग नहीं प्राप्त कर पाता है तो उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात तो अपनी जमानत खो बैठता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी दिया, कब हुआ था? तो आम चुनाव 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। व्याख्या देखते हैं डायरेक्ट। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। ठीक है, यह चुनाव जो हुआ था लगभग 400 उतना ही सीट है, 489 सीट है, 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन जो 13 मई को हुआ था 1952 को। तो यहाँ जो चीज़ें याद करने के लिए मैं आपको यही याद करवा देता हूँ, याद करना है आपको कि पहला चीज़, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो ऐसे ऑप्शन में आ रहा है तो आप 1952 मार दीजिए, लेकिन इफेक्ट भी यहाँ से याद रखना होगा। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ। ठीक है, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ। और कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? 489, 489 सीटों पर। फिर बोल रहा हूँ, कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? 489, 489 सीटों पर। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था ये भी पूछता है, तो 13 मई 1952 को। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये पूछता है 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। 25 अक्टूबर से 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। कितने सीट पर हुए थे? 489। अधिवेशन 13 मई 1952। आगे, नवी लोकसभा कब भंग की गई थी? क्योंकि ये क्वेश्चन 1973 का रिलेटिव नहीं है, छोड़ देना होगा। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन कब हुए थे? ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना, आपको छोड़ देना होगा। इससे अच्छा अभी हाल ही में जो निर्वाचन हुए वो उनका डेट आपको याद रखना है। जैसे कि आम चुनाव 2024 में हुआ, 24-25 का चुनाव याद रखना है आपको। लोकसभा का नेता कौन होता है? सब कोई जानता है, ये बच्चा प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री पद पर क्या दिया? राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्य द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से किया जनता के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। तो लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा, यह आंसर का गलत दिया हुआ है। तो लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसमें थोड़ा सा विवाद है इस क्वेश्चन में। एक बार देखते हैं कि असली जो शक्ति होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष की ही होती है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें व्याख्या में दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का तो होगा नहीं, संघ लोक सेवा आयोग ये दो तो ऐसे ही कट गया। अगर ऑप्शन को देखेंगे तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। कर्मचारी आयोग इनका होगा नहीं, तो अंत में ये लोग ऑप्शन लगाए होंगे कि लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में।
ठीक ही है, एक तरह से डी ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति ऐसे करते हैं, लेकिन कहा जाता है मुख्यतः अध्यक्ष में। चलिए देख लेते हैं व्याख्या। प्रशासनिक स्तर पर लोकसभा में सचिवालय स्टाफ के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने का अधिकार, नियुक्ति का आदेश जारी करने का अधिकार प्रशासनिक स्तर पर स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, जबकि इस पूरे ढांचे की संवैधानिक नियम निर्माण की शक्ति जो है 98 के अनुसार राष्ट्रपति के पास है, जो लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श करके सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति, सेवा शर्त और विनियमन, कौन, राष्ट्रपति साहब लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श करके फिर सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति, उसकी सेवा शर्त के विनियमन के संबंधी जो नियम है बनाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा से अध्यक्ष से परामर्श करके केवल व्यक्तिगत नियुक्ति आदेश किसके द्वारा जारी होते हैं के रूप में देखें नियुक्ति आदेश, तो संवैधानिक प्रावधान के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श के उपरांत बनाए गए लोकसभा सचिवालय भारतीय और सेवा शर्त नियम 1955 के नियम 6 के अनुसार नियुक्तिकर्ता पदाधिकारी जो होता है लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये नियम बनाया गया है एक भर्ती के लिए, लोकसभा सचिवालय स्टाफ भर्ती के लिए सेवा शर्त नियम 1955 बनाया गया है, जिसके अनुसार उसके नियम के 6 के अनुसार नियुक्तिकर्ता पदाधिकारी जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, 99 में पूछा, जो कि ज़रूरी नहीं है, काट देना है अभी। वर्तमान में यह पद रिक्त है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, ये केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, इतना मनी बिल को इतना याद रखिएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, याद रखिएगा। 27 संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या शामिल है, टैक्स लगाना, समाप्त करना और उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी या विनियमन करना, भारत की संचित निधि से धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि के खर्चे का विवरण देना, एक से अधिक हो जा रहा है, ये सारे विषय इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। तो धन विधेयक में क्या है, एक बार यहाँ देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत टैक्स लगाना हो, आपको समाप्त करना हो, उस नियम रेगुलेशन में कुछ चेंजेस करना हो, अब धन की उधारी लेना है, विनियमन करना है, भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड निधि जो फंड होते हैं उनसे आपसे खर्चा निकालना है, तो ये धन विधेयक की परिभाषा में आते हैं। धन विधेयक मनी बिल माना जाएगा जिसको। 28 नंबर कि भारत के भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक बजट के बारे में बता रहा है कि समझ प्रस्तुत किया जाता है, तो ये संविधान का अनुच्छेद 112। कहा जाता है ना कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बजट संबंधित प्रावधान है, तो ये 112 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है। 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष के लिए प्राकल्पित प्राप्ति या रिसिप्ट और व्यय, खर्चा, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का विवरण रखेंगे, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण बजट कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 112 में है। भारत की संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो भारत की संसद का जो व्यय है वो राज्यसभा, लोकसभा के द्वारा ही होता है, जिसमें मुख्य वित्त आयोग भूमिका निभाता है और नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक एक तरह से पोस्टमार्टम के रूप में उसमें काम करता है, कंट्रोलर के रूप में। देखिए व्याख्या। भारतीय स्वच्छ विधायी निकाय जो है, भारत का स्वच्छ विधायी निकाय संसद है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने का अर्थात लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति प्राप्त है। भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं पर भारत की संसद के अनुशंसा से ही वित्तीय स्वीकृति दी जाती है और भारत की संसद का व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित होता है, इतना याद रखिएगा। भारत की तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है,
तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जब किसी भी मामले पर, किसी बिल पर विवाद उत्पन्न होता है तो संसद, दोनों सदनों की बैठक एक साथ बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 में बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। याद रखिएगा, एक बार फिर बोल रहा हूँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। भारत में जो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट जब पारित होता है तो उसके बाद तरह तरह के प्रस्ताव होते हैं, विनियमन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, तरह तरह के, इन सारे प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है इसका मुख्य उद्देश्य कटौती प्रस्ताव का? सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यानी खर्चों में कटौती के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, व्याख्या में स्पष्ट हो जाएगी। और आप केंद्रीय बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु संसद का जो लोकसभा, निचला सदन, लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव जो होते हैं, जो बजट की अनुदान मांगों में किसी प्रकार का संशोधन करना, उसके लिए कटौती प्रस्ताव कट मोशन कहलाता है। इसके द्वारा सरकार के बजट प्रस्तावों में व्यय हेतु प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए क्या किया जाता है? अनुचित है बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। यह कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं: नीतिगत, सांख्यिकीय और एक होता है मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव। चूँकि इन तीनों प्रस्ताव के बारे में हम चर्चा करेंगे, लोकसभा संबंधित एक टॉपिक ले आएंगे आपके पास। घबराना नहीं है, सब यहीं मिलेगा, कहीं भागना नहीं है, केवल पेशेंस रखिए, सारे प्रस्ताव। ठीक है, तो समझ गए, आगे बढ़ते हैं। एमपी की एक सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने समय के लिए अब्सेंट रहे तो लगातार 2 माह अब्सेंट रहे तो उसकी सीट का वैकेंट, रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान का एक बहुत ही प्यारा अनुच्छेद है जिसका नाम है 101 का 4, संसद, तथा अनुच्छेद 190 के 4, राज्य विधानमंडल। भारत में संसद के लिए 101 है, 101 कितना शुभ होता है, और उसका 4, और राज्य में 190 का 4 है। किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब वो 60 दिन की अवधि तक संसद के अनुज्ञा, बिना आदेश के, इन्फॉर्म के, उसके सभी अधिवेशनों से अब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है। परंतु इस अवधि में संसद का जो सत्रावसान, जब संसद नहीं चल रहा हो, निरंतर 4 से अधिक दिन के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। स्थगित मतलब निरंतर 4 दिन स्थगित हो तो अब 2 दिन जोड़ लिया जाएगा, इतना याद रखना। निरंतर 4 दिन नहीं जोड़ा जाएगा। कौन कौन सा नहीं जोड़ा जाएगा? सत्र में नहीं चल रहा है तो वो नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, सत्र चल रहा है, आप 60 दिन लगातार नहीं उपस्थित हुए हैं, क्या आदमी है यार, भागो यहाँ से। 60 दिन की अवधि तक अगर सदन की आज्ञा के बिना उसमें उपस्थित रहते हैं, नहीं रहते हैं, तो भागिए यहाँ से। क्या जरूरत है आपको? क्या सांसद है, क्या जनप्रतिनिधि, क्या लोगों की आवाज़ को आप उठाएंगे? लोगों ने आपको वोट देकर बुलाया है। 60 दिन की अवधि तक संसद की अनुज्ञा के बिना नहीं रहते हैं तो आपको राम राम कहना पड़ेगा। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार, संसद के अन्य सदस्य की भांति मतदान का अधिकार, 2 मताधिकार, एक समान अवधि और दूसरा समान 2 मताधिकार, ये सबको एक ही प्राप्त होता है। मतदान का अधिकार नहीं, ऐसा हो ही नहीं। उनके मतदान का अधिकार तब प्राप्त है जब मत बराबर हो जाए, केवल समान मत हो जाए तो वो अपना मत किसी एक और दे सकते हैं। 100 है, 100 कितना बढ़िया, 101 में हटाने का बोल दिया, 60 दिन नहीं रहोगे, भागो भागो भागो। बड़ा है, यहीं छोटे में देख लेते हैं कि 100 का 1 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में किसी विषय पर प्रथम मत नहीं देंगे, लेकिन मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत, कास्टिंग वोट करते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार समान मत होने की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष को मतदान का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त 96(1) के अनुसार जब अब अध्यक्ष को उसके
पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तो वह उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा, इतना याद रखिएगा, मत भी नहीं करेगा। और अनुच्छेद 96 के 2 के अनुसार वह ऐसे संकल्प पर या ऐसे कार्रवाई के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रमुखतः ही मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत नहीं। पहले मत दे दो, लेकिन मत इक्वल हो गया तो फिर मत देने का अधिकार नहीं है, जैसे पहले कर रहे थे। उसमें उल्टा हो गया ना कि पहले मत नहीं दे सकते हैं, अध्यक्ष के रूप में हैं, अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, तो पहले मत नहीं दे सकते हैं आप। मत बराबर हुआ तो देंगे, लेकिन आपको हटाने के लिए विचार इसमें संसद में लाया गया है तो पहले ही मत दे दीजिए, बराबर होगा तो फिर मत देने का अधिकार नहीं आपको। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? ये याद रखना होगा आपको। अनुच्छेद 102 का 1 का 1, इतना डीपली देख लिया। 102 पूछता तो ठीक है, लेकिन 102 का 1 भी पूछा, 1 के बाद फिर ए भी पूछ लिया कि संसद का किस अनुच्छेद के तहत लाभकारी पद पर रोक लगाता है। निश्चित ही 102 का 1 का 1 ही है कि किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता नहीं। कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्धारित यानी एलिजिबल होगा यदि वह भारत सरकार के किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी पद, ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले एलिजिबल ना हो, संसद ने विधि द्वारा घोषित किया हो, कोई लाभ का पद धारण करता हो। क्या क्या बोल दिया कुछ समझ ही में नहीं आया। देखो मैं बताता हूँ क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 इतना ही कहता है कि कोई भी सदस्य भारत का, कोई भी व्यक्ति अगर भारत के सदस्य का, संसद का सदस्य बनना चाहता है तो उसे लाभ का पद तो धारण नहीं करना चाहिए। लाभ का पद क्या है? लाभ का पद यही है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 राज्य सरकार में या केंद्र की सरकार में सरकार के द्वारा ऐसे पद को विशिष्ट उल्लेखित किया गया हो कि ये पद लाभ के पद हैं और ये धारित करते हैं, तो आप संसद सदस्य चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होंगे।